नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों की। एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी 4 सहयोगी दलों के साथ 9 सीटों पर होने जा रहे चुनावों के लिए सीटों की रस्साकशी में जुटी हुई है। पहली बात हम अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की करे तो कांग्रेस बताया जा रहा है यहाँ पर 5 सीटें चाह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटें देने को तैयार है। लेकिन क्या बात बन गई है यही हम आगे समझेंगे। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें खैर और गाजियाबाद की दी गई हैं, बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह कि महाराष्ट्र में जो होने वाले चुनाव हैं वहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से शायद 12 सीटें मांग रही है। राजनीति उत्तर प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र तक जा रही है। समाजवादी पार्टी अपने को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर बढ़ना चाह रही है। बहरहाल दूसरा खेमा जो है एनडीए का, वहां पर भी सब क्या सुलझने की कवायद वहां पर भी चल रही है। आरएलडी को 1 सीट मीरपुर की बीजेपी ने दे दी, लेकिन संजय निषाद 2 सीटें मांग रहे हैं। उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई। तो कितनी बात बनी है इन उपचुनावों से पहले सीटों को लेकर दोनों पक्षों में, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है। आपने प्रत्याशी उतार दिया है, कुछ बातचीत हो रही गठबंधन में। साथ ही यूपी में जो 2 सीट आपने दिया है कांग्रेस को, क्या वो लोग मान गए या अभी कुछ मामला पेंडिंग है? ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं प्रेस के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी हम रणवीर सिंह के पास और समझने की कोशिश करते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। बताया जा रहा है राहुल गांधी की अखिलेश यादव से बात भी हुई है। रणवीर सिंह ये हमें बता पाएंगे। तो रणवीर, अगर पहले इस गठबंधन की बात करें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की उन उपचुनावों को लेकर क्या सीटों पर बात बन गई है या कहाँ तक पहुँची है? देखिए निधि, 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 9 सीटों को लेकर के इतनी रस्साकशी की 1 महीने में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक नहीं तय हो पाया और परसों नामांकन का आखिरी दिन है। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब जो 9 सीटें हैं इनमें 2 सीटें कांग्रेस ले ले और 7 पर हम लड़ेंगे। 6 पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब कांग्रेस कह रही है कि 2 नहीं, हमें 5 चाहिए और इसमें जो समाजवादी पार्टी ने ऑफर किया है कांग्रेस को वो 2 सीटें हैं गाजियाबाद और खैर। अब इस बीच में फूलपुर, जो प्रयागराज ज़िले की एक विधानसभा सीट है, वहाँ से कांग्रेस बार बार कह रही थी कि फूलपुर तो साहब हमें चाहिए और प्रियंका गांधी के किसी करीबी को कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती थी। चूँकि प्रत्याशी का घोषणा समाजवादी पार्टी कर चुकी थी और समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी मुस्तफ़ा सिद्दीकी ने आज जाकर के नामांकन कर दिया। इससे कांग्रेस की जो उम्मीदें थी उसको झटका ज़रूर लगा है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि देर सवेर आज या कल सुबह तक अगर ये बात फाइनल हो जाए तो समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी वापस ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिर आज सुबह वायनाड जाने से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत के आधार पर यह हुआ कि अब अगर फूलपुर में जो प्रत्याशी है वो मुस्तफ़ा सिद्दीकी है, मुस्लिम समाज से आते हैं, अगर उनका नामांकन जैसे हो गया और अगर वापस ले लिया जाता है तो एक बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। अब क्या विकल्प निकाला जाए? तो अब कांग्रेस कह रही है कि हमें मीरापुर या मझवा में से कोई एक सीट दीजिए और जिसके लिए समाजवादी पार्टी राज़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों दलों में सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है और ये पेच इसलिए भी फंसा है क्योंकि कांग्रेस किसी भी हाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक सीट चाहती है। जो दोनों सीटें पहले से समाजवादी पार्टी ने उसे दी हैं वो है गाज़ियाबाद और खैर, और दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं। तो किसी भी तरह से कांग्रेस यूपी के पूर्वी हिस्से में आकर के चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इसको लेकर के बात फाइनल नहीं हो पा रही है। परसों नामांकन का आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी को अपने कोटे की 1 सीट पर घोषणा करनी है, वो है मुरादाबाद की कुंदर की।
बाकी सीटों पर वो घोषणा कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस इस आस में कि शायद हो सकता है कि अभी भी उम्मीदें बन जाए और अभी भी कुछ सीटें मिल जाए, बातचीत चल रही है। और एक तबका कांग्रेस का ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि अगर हमें ज़्यादा सीटें नहीं देती है समाजवादी पार्टी तो क्यों ना हम चुनाव ही ना लड़ें। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करके एक मैसेज दे दे कि साहब हम नाराज़ भी हैं लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। तो क्या होगा, कैसे सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होगी, ये संभव है कि कल दोपहर या कल शाम तक तय हो जाए, क्योंकि परसों नामांकन का आखिरी दिन है। लेकिन जिस तरह से पेच एक महीने से क्लियर नहीं हो पाया है, 2027 में अगर ये गठबंधन रहा तो 403 सीटों पर क्या स्थिति होगी, ये समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। और एक बात और जो हम इस कार्यक्रम के चर्चा से पहले आप बता रहे थे कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। अब जिस तरह से हरियाणा में ये सीटें नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, या जम्मू कश्मीर का नहीं बात बन पाई, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चाह रही है, क्योंकि वो अब एक पैन इंडिया इमेज चाह रही है। उस लिहाज से भी एक प्रेशर टैक्टिक्स दोनों तरफ से हो सकती है शायद। देखिए, अभी जो उपचुनाव यूपी में हो रहा है ये छोटा चुनाव है। इस चुनाव से न सरकार बननी है न बिगड़नी है, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होते होते रह गया। तल्खी इतनी बढ़ गई कि अखिलेश वखिलेश पे बात आ गई, तल्खी इतनी बढ़ गई कि कौन कमलनाथ पे बात आ गई। इस तरह से दोनों दलों में विवाद हुआ, सपा अलग से लड़ी भी, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुआ, तब भी हरियाणा में कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है साहब, हम उन्हें सीट क्यों दें। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर जाकर के 20 सीटों पर लड़ी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब है असली चुनाव महाराष्ट्र में। 1990 का दशक था जब समाजवादी पार्टी ने 8 सीटें जीती थी, जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। और वर्तमान की बात करें तो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। अब सपा चाहती है कि 12 सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस उसे दे, जिसके लिए कांग्रेस अभी राजी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ वहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अपना हिस्सा नहीं देना चाहती। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर है और समाजवादी पार्टी से अपना हिस्सा चाहती है, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी भी मौका देख करके चौका लगाती है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ कि बातचीत चलती रही और अखिलेश यादव एक के बाद एक प्रत्याशी की घोषणा करते रहे। हरियाणा में भी कुछ ऐसा हुआ, बातचीत चल रही थी, और उपचुनाव में भी जैसे हरियाणा के नतीजे आए, अगले ही दिन अखिलेश यादव ने अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें एक मिल्कीपुर की सीट भी थी जिसमें अभी चुनाव नहीं हो रहा है, यानी उसको हटा दे तो पहले 5 और फिर 1, यानी कुल 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी। यानी अब बातचीत की गुंजाइश ही अधिकतम 3 सीटों पर रह जाती है। अब उस 3 पर सहमति बनेगी या नहीं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरा गठबंधन, अगर एनडीए गठबंधन की हम बात कर लें, वहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि संजय निषाद 2 सीटें चाह रहे हैं और वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आके मुलाकात कर रहे हैं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हाल है? देखिए, अगर एनडीए गठबंधन की बात करें, यानी कि बीजेपी और बीजेपी के 4 सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश में है, अपना दल, आरएलडी, सुभासपा और निषाद पार्टी, इसमें अपना दल और सुभासपा ये दोनों बीजेपी से सीटें नहीं मांग रहे हैं। आरएलडी 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी के साथ आ गए, और मीरापुर से 2022 में आरएलडी जीती थी, इसलिए बीजेपी ने कहा कि आप यहाँ से जीते हैं, ये एक सीट आपकी होगी। बाकी 9 में से जो 8 सीटें बची, उस 8 सीट पर बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने या बिगाड़ने का नहीं, बल्कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इस वजह से बीजेपी चाहती है कि उपचुनाव में एक संदेश ऐसा लोगों के बीच जाए कि जो लोकसभा में हुआ वो लोगों को बरगलाया गया संविधान के नाम पर, और यही मैसेज इस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल चाहती है 8 सीटों पर। लेकिन निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद का दावा यह है कि 2022 में जब वो बीजेपी के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़े थे, तब बीजेपी ने उन्हें कटेहरी और मझुआ 2 सीटें दी थी। दोनों सीटें निषाद पार्टी नहीं जीती है। इस बार वो दावा कर रहे हैं कि चूंकि हमारे खाते की सीटें हमें मिलनी चाहिए। 4 दिन से संजय निषाद दिल्ली में हैं, कल जेपी नड्डा से मिले, आज उनका दावा है कि सुनील बंसल से मिले, बात हुई है, और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद बीजेपी बात मान जाए, लेकिन मानेगी या नहीं ये तो फिलहाल बीजेपी के बड़े नेताओं को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो परसों आखिरी दिन है नामांकन का, उससे पहले देखना होगा इन 2 खेमों में किस तरह से सीटों का बंटवारा हो जाता है। और बात अब कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए एनसीपी के अजीत पवार गुट ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, और इस लिस्ट में जो सबसे खास बात आई वो ये कि इनमें 95% मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। इस सूची में प्रमुख नेताओं में नवाब मलिक और सना मलिक का नाम
शामिल नहीं हैं और अजीत पवार खुद बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो दूसरा खेमा है उनकी जानकारी भी दे दें। एनसीपी नेताओं और कांग्रेस के नेता, महाविकास आघाड़ी की हम बात कर रहे हैं, नेताओं के साथ बैठक चल रही है और सीटों पर रस्साकशी कुछ सीटों पर है। खबरों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की सभी 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। कल शाम करीब 4 बजे तक तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत ने कहा एमबीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। राउत ने कहा कि आज सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान हो जाएगा। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि 4 से 5 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमबीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई। इसमें कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100 और एनसीपी शरद पवार 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। तो आइए तो कोशिश करेंगे हम अपने सहयोगियों से बात करने की, जिस तरह से यहाँ पर भी सीटों के बंटवारे को लेकर चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा के चुनावों के बाद एक तरफ बीजेपी खेमा है, उसमें उत्साह है, दूसरी तरफ कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी रणनीति भी ख़ास गौर से देखी जाएगी कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ ना हो जिस प्रकार से हरियाणा में हुई। तो यहाँ पर सीटों का बंटवारा भी अपने आप में बहुत पेचीदा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के पास बताया जाता है शरद पवार जैसे दिग्गज नेता हैं। सुनील सिंह मुझे बताया जा रहा है मिल गए। सुनील, दोनों खेमों की जानना चाह रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। अगर महाविकास आघाड़ी की पहले आप बात बता दीजिए, वहाँ पर क्या कहा जा रहा है? 5 सीटों पर बात अटकी है, लेकिन क्या परिस्थिति अब कुछ बदली है? निधि, देखिए परिस्थितियाँ जिस तरह से कल 7 घंटे 8 घंटे की मीटिंग की थी वही परिस्थिति तब भी है। तब भी नाना पटोले ने कहा था बाहर निकलते हुए रात 11:30 बजे कि 4 से 5 सीटों पर सहमति बननी बाकी है, और अब लगभग 15 से 16 घंटा हो गया उस बात को, लेकिन अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। वाईबी चौहान में यहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है। कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता नाना पटोले पहुँचे, विजय वडेट्टीवार और बाला साहेब थोरात पहुँचे थे, और एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले यहाँ पर मौजूद हैं, जितेंद्र आवाड़ हैं, जयंत पाटिल हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अभी 5 मिनट पहले ही शिवसेना की तरफ से संजय राउत पहुँचे हैं और अनिल देसाई भी यहाँ पर आ रहे हैं बताया जा रहा है। और कोशिश यही है, जो दावा किया जा रहा है विजय वडेट्टीवार जैसे कहे गए, कि महाविकास आघाड़ी एक साथ रहेगी। 4 से 5 सीटों पर अभी भी थोड़ा सा तकरार है, लेकिन उसको अभी कुछ देर में निपटाली किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यही बात कल भी हालांकि की गई थी, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाया था। हाँ, सीटें जो हैं अब 4 से 5 पे आ गई हैं, लेकिन अभी तक वो टकराव बना हुआ है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल जो बताया जा रहा है कि अड़ियल रवैया कांग्रेस और यूबीटी दोनों एक तरह से अहम का मुद्दा बना लिए हैं। लेकिन एक ये भी खबर सुनने में आ रही है कि चूंकि ऊपर से अभी कांग्रेस के जी बिल्कुल सुनील, आप ये बात बता रहे थे, इस पर नज़र बनी रहेगी कि वाकई में किस तरह से परिस्थितियां बनती हैं। आपके पास लगातार आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। और आइए अब रुख हम करेंगे झारखंड का। झारखंड में क्या चुनाव जब होने वाले हैं, वहाँ पर भी किस तरह से ऐलान हो रहा है। झारखंड चुनावों में इस बार हेमंत सोरेन के अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर भी सबकी नज़र है। चुनावी रैलियों में प्रचार के लिए उनकी बहुत मांग है। कल्पना सोरेन खुद गांडे से चुनाव भी लड़ रही हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। इस बार 2 ही एक्स फैक्टर हैं, एक महिला मतदाताओं का रुख और दूसरा महिला उम्मीदवारों और महिला प्रचारकों में कल्पना सोरेन की भूमिका। निश्चित रूप से अभी जो नामांकन का दौर चल रहा है उसमें हेमंत सोरेन के बाद
महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता जो सबसे ज़्यादा किसी एक नेता को सुनना चाहते हैं वो है कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन ने नामांकन के दौर में ही कई जगहों पर पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। पहली बार झारखंड के इतिहास में कोई महिला आदिवासी नेता हैं जो न केवल दिन के समय में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करती हैं बल्कि शाम और रात में भी जनसभाओं को या खासकर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने से परहेज नहीं करती हैं। और जो महागठबंधन के समर्थक हैं, खासकर जीएमएम के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि पहली बार पार्टी को जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद कोई इस तरीके का इतना प्रभावी ओरेटर मिला है जिसके भाषण न केवल लोग सुनना चाहते हैं बल्कि पूरे भाषण के दौरान रुककर जो है उनकी हर बातों को सुनते हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन अपने भाषण के दौरान काफ़ी इंटरैक्टिव रहती हैं, लोगों के साथ जो है उनकी समस्याएं पूछती हैं और साथ ही साथ जो सरकार की उपलब्धियां भी हैं वो भी गिनाती हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस समय भी महागठबंधन की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक थी और शायद उनका प्रचार करने का तरीका था कि सभी आदिवासी सीटों पर 5 लोकसभा सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं उन सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। और आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें सिर्फ एक नाम है राज्यसभा की सांसद महुआ माझी का, जिनको रांची से टिकट मिला है। 2019 में भी विधानसभा का चुनाव महुआ माझी लड़ी थी और उनको महज 5,600 वोटों से हार मिली थी। रांची से बीजेपी के सीपी सिंह लगातार 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। इस भरोसे पर खरा उतरना है और जो सपना देखा है। और अब बात वायनाड उपचुनाव की। प्रियंका गांधी ने आज केरल के वायनाड से नामांकन भर दिया है। लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव यहां से हो रहा है। प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी यहां से शुरू कर रही हैं, यानी ये प्रियंका गांधी का पहला चुनाव होगा। ये सीट उनके भाई राहुल गांधी की वजह से खाली हुई, जिन्होंने आम चुनाव वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीता था। तो आज भी राहुल गांधी प्रियंका के साथ मौजूद रहे। वायनाड सीट पर अब तक कांग्रेस कभी हारी नहीं है। केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़। प्रियंका के साथ सोनिया और राहुल गांधी तो थे ही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। रोड शो के बाद नामांकन की औपचारिकता पूरी की। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many, many of my colleagues. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. It is my honor to represent you if you give me a chance. प्रियंका गांधी के सामने हैं बीजेपी उम्मीदवार नाव्या हरिदास। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोड़िकोड से म्युनिसिपल काउंसलर और बीजेपी महिला मोर्चा की केरल प्रदेश अध्यक्ष। नाव्या के अलावा प्रियंका गांधी को चुनौती दे रहे हैं एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी, जो कि सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं। राहुल गांधी को 2019 में तकरीबन 65% वोट मिले थे, जबकि 2024 में राहुल के वोट कम हुए। ये घटकर 60% के आसपास आ गया।
49% के आसपास यहाँ हिंदू वोटर्स हैं और इतने ही मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटर्स। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की वजह से एक बार फिर यह कॉन्स्टिट्यूएंसी हाई प्रोफाइल हो गई है। हालांकि वायनाड कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट रही है। ऐसे में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीत पाएंगी? कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो ये रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल बाद 2019 में, इससे पहले आपको याद होगा महाबलीपुरम में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब ये दोनों नेता आमने सामने हैं। कल जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको लेकर, पेट्रोलिंग को लेकर कहा गया कि एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा गया है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं सामने आती हैं। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है इसमें क्या निकल कर सामने आ रहा है। सीमा के इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर जो तनाव बना था के बाद, क्या वो अब कुछ कम हुआ है, उस लिहाज से क्या स्थिति है। आर्थिक आदान प्रदान को लेकर, व्यापार को लेकर क्या कुछ कदम आगे बढ़ाए गए हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जो ये दोनों द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई है ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और एक बार फिर बता दें, इस मुलाकात पर भी सबकी नज़र है कि ये जो बैठक है क्या निकल कर आता है। 2019 के बाद हमारी सहयोगी कज़ान में पहुंची हुई है कादम्बनी शर्मा। कादम्बनी, तो ये अब मुलाकात के जो दृश्य हैं सामने आ रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आया है, ठोस कदम, या क्या हुआ इस मुलाकात में? अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि अगर मैं आपको रोकूं और पीएम को अप साउंड करते हैं, सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। हम प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। ये जो मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री ने बोला है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी पर आगे बढ़ा जाएगा। खुले मन से बात हो रही है और सीमा पर जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, चिंताजनक परिस्थितियां बनी हैं, उनमें जो कदम उठाए गए उसका स्वागत करते हैं। तो कादम्बनी अगर हमारे साथ मौजूद हैं, कादम्बनी अपने आप में प्रधानमंत्री को हमने सुना है, और क्या खास यहाँ पे निकल कर आया, बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री के बयान थे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो खुद बयान दिया है वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब दोनों देशों के लोगों के लिए ये बड़ा अहम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस तरह से, और ये हम जो उम्मीद कर रहे थे कि बातचीत होगी और वही बातचीत हुई है।
यहाँ पर पीएम ने कहा है कि ये जरूरी था, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है पीएम जो बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दोनों जो इस तरह के बड़े देश हैं, ताकतें हैं, दोनों आमने सामने बैठी 5 साल के बाद, और उसके बाद यहाँ पर बातचीत हुई है। पीएम ने ये कहा है कि दोनों देशों के लोगों के लिए ये जरूरी है। तो ये जो बयान है वो अपने आप में बताता है कि जो अग्रीमेंट जो दोनों के बीच हुआ है, जो पेट्रोलियम अग्रीमेंट हुआ है, उस पर मुहर एक लगी है और एक तरह से आप रिश्तों को एक फिर से नया जो एक नई शुरुआत की जा रही है। पीएम ने आपसी विश्वास की बात कही है। ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि सवाल अभी भी ये कई बार उठ रहे हैं कि क्या दोबारा ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या हो सकता है। तो बहुत अहम बयान है और उम्मीद ये रहेगी कि ये जो एक विश्वास के साथ फिर से दोनों नेता आमने सामने बैठे हैं, वो विश्वास बना रहे। बिल्कुल कादम्बनी, हमेशा जब दो बड़े नेता मिलते हैं चर्चा होती है क्या बात हुई होगी, तो प्रधानमंत्री ने उनके सामने बोला कि सीमा पर जिस तरह की स्थितियां बनी उस पे जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका स्वागत करते हैं। क्या कुछ कदम अब सामने आएंगे? क्या एमईए की जो ब्रीफिंग होगी उसमें सामने रखा जाएगा? और प्रधानमंत्री ने ये भी बोला है कंस्ट्रक्टिव बातचीत को देख रहे हैं कि वो हो, तो कैसे अब ये इसका प्रोसेस क्या होता है आगे? कि कंस्ट्रक्टिव बातचीत का ये मतलब है कि दोनों देशों ने इस बात पर अग्री किया है कि एक जो सहयोग जो समझौता एक बना है उसको आगे ले जाएंगे, और यहाँ पर जो एक आपसी विश्वास की बात कही है पीएम ने, जो अग्रीमेंट हुआ है उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ा जाएगा। ये इसका सीधा सा मतलब होता है। बिल्कुल, अपने आप में। अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है कादम्बनी? इसमें प्रधानमंत्री गए हुए हैं वहां पर। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर ये बातचीत जो बहुत बड़ी बहुत अहम बातचीत थी वो पूरी हो गई है, और इसके बाद अब यहाँ पर और जानकारी मिलेगी कि इस बातचीत में क्या हुई है। हो सकता है चीन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आएगा कि क्या बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है निधि कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, 5 साल के बाद आमने सामने बैठे हैं, और उसके बाद एक पॉजिटिव माहौल में बात हुई है, आपसी विश्वास की बात हो रही है। ये अपने आप में बेहद अहम है। हमें आपको सबको पता है कि किस तरह से रिश्ते हैं फिलहाल दोनों देशों के बीच में, और इन रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश इस पेट्रोलिंग एग्रीमेंट और उसके बाद इस द्विपक्षीय बातचीत के साथ शुरू हो जाती है। बिल्कुल, सीमा पर शांति रहे, स्थिरता रहे, ये हमारी प्राथमिकता है, और ये बात प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के सामने कही है। और देखना वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से इसका असर ज़मीन पर देखने को मिलता है। साथ ही खुले मन से भी बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा, कादम्बनी, जो थोड़ा बहुत हम सुन पाए उनको, प्रधानमंत्री को, कि म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी, ये जो 3 पहलू है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुलाकातें होती हैं और उसके बाद चीन का जो रुख होता है वो जानते हैं सब। तो उस लिहाज से ये सामने ही कहना अहम है। बिल्कुल, बेहद अहम है ये, और सीमा पर सहमति की बात है, आपसी विश्वास की बात है, और यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जो मन में खटके। वैश्विक शांति की बात यहाँ पर पीएम कर रहे हैं, ये भी बेहद अहम है, और यहाँ पर उन्होंने आपसी विश्वास, वैश्विक शांति, भारत चीन संबंध तीनों की बात की है। भारत चीन संबंध की बात जब वो कर रहे हैं तो एक साफ यहाँ पर संदेश ये है कि दोनों देश बेहद अहम है इस क्षेत्र के लिए, और दोनों मजबूत देश हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माना ये जाता है कि ये अब जो इकोनॉमी है दुनिया की, उसके लिए वो ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं। तो जब ये 2 देश जो हैं वो साथ आते हैं तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर आपसी विश्वास जो है वो सबसे बड़ी चीज है। उसको हो सकता है कि बिल्डअप करने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जब कदम आगे बढ़ाए गए हैं तो इसका ये मतलब है कि वो विश्वास के साथ ही आगे बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल, और जो आर्थिक पहलू पर भी नज़र थी कादम्बनी, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ चीज़ें जानकारियाँ निकलने में समय लगता है,
लेकिन आर्थिक लिहाज से या दोनों देशों का जो व्यापार रहा है, कारोबार रहा है, उस पर भी कुछ पेचीदगियाँ आ गई थी। एफडीआई को लेकर भी कुछ पेचीदगियाँ थी। क्या उस पर बात बनी, बढ़ी या कुछ बदलाव आया? देखिए, इस पर अभी एक और जानकारी आएगी यहाँ पर, और अगर आप तस्वीरों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि किस तरह से बातचीत जो है वो किस प्रकार से हुई है। आर्थिक पहलू निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच है, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वो डायरेक्ट साइट की बात हो, चाहे वो निवेश की बात हो, चाहे वो ऐप्स की बात हो, और चाहे चाइनीज कंपनीज की बात हो। पिछले 4 साल में गलवान के बाद हमने बार बार देखा है कि आखिर हुआ क्या है वहाँ पर। जो झगड़ा हुआ है, जो स्टर्मिश हुआ है वहाँ पर, उसके बाद जो स्थिति बनी है, तो क्या हुआ है ये बड़ा साफ है। तो ये जो एक स्थिति है उसको अब सुधारने की कोशिश लगातार अब होगी, क्योंकि अभी तक जो है वो अधिकारियों के स्तर पर, पीसीसी के स्तर पर, सैन्य स्तर पर बात हुई है, लेकिन अब जो बातचीत है वो शीर्ष स्तर पर हुई है, उससे मायने बिल्कुल अलग होते हैं। जी बिल्कुल कादम्बनी, धन्यवाद। और एमईए की ब्रीफिंग हो रही है, आइए सीधे वहाँ चलते हैं। Already. So as you all know, earlier today, in fact just a short while ago, Prime Minister Modi met with President Xi Jinping on the sidelines of the 16th BRICS summit. This was their first proper bilateral meeting at delegation level in nearly 5 years, the last one being on the sidelines of the BRICS summit in Brasilia in 2019. So let me just flag some points made by the two leaders during their meeting. This meeting happened, as you are all aware, close on the heels of the disengagement and patrolling agreement and the resolution of issues that had arisen in the India-China border areas in 2020. Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border areas. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. You may recall that Special Representative of India, Mr. Ajit Doval, who is also the National Security Advisor, and the Special Representative of the People's Republic of China, Foreign Minister Wang Yi, also a member of the Politburo, have met on the sidelines of international events, but they have not had a round of talks in the Special Representatives format since December 2019. So following today's meeting, we hope to schedule the next round of the SR's talks at an appropriate date. The two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. They were of the view that stable bilateral relations between India and China, the two largest nations on earth, will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. And both of them stressed that with maturity and wisdom, and by showing mutual respect for each other's sensitivities, interests, concerns, and aspirations, the two countries can have a peaceful, stable, and beneficial bilateral relationship. As we have maintained during the last 4 years, the restoration of peace and tranquility in the border areas will create space for returning us towards the path of normalization of our bilateral relations. Officials will now take the next steps to discuss enhancing strategic communication
and stabilizing bilateral relations by utilizing the relevant official bilateral dialogue mechanisms, including at the level of our respective foreign ministers. The two leaders also briefly reviewed regional and international developments of mutual concern and interest. They agreed to maintain close communication in this regard. Naturally, they also had a very productive exchange on BRICS and the potential for India and China to enhance cooperation on this particular platform. तो हम सुन रहे विक्रम मिस्री को, विदेश सचिव हैं, बता रहे हैं जो द्विपक्षीय बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति चीन के उनके बीच की 2020 के बाद जो सीमा पर तनाव था, उसके बाद ये बातचीत महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं ने, ख़ासतौर से प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जो सीमा पर जिस तरह से हालात थे उसके बावजूद शांति बनी रहे, और इस पे जो विशेष प्रतिनिधि रहे हैं दोनों तरफ से, इस 2020 के बाद मुलाकातें और दौर चलता रहा। उसमें अजीत डोभाल भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे। सबसे ज़्यादा मुख्य रहा किस तरह से रिश्ते जो हैं वो स्थिर बने रहें और बायलैटरल रिलेशंस सुधरेंगे, बेहतर होंगे आज जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद। तो प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरहद पर तनाव बना रहा है उस पर जो अब कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं वो स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को, उन्होंने क्या कहा इस बैठक के दौरान। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, प्रधानमंत्री का जो ये बयान था जब दोनों नेता आमने सामने थे, महत्वपूर्ण है और इसकी शायद ज़रूरत भी थी। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती संबोधन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात को आउटलाइन कर दिया कि कैसे भारत और चीन के बीच जो है वो एक शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संबंध जो है बहुत जरूरी है। और ये न सिर्फ आर्थिक वजहों से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिहाज से अहम है, बल्कि जो क्षेत्रीय जो एक स्थिरता है उस लिहाज से भी काफ़ी अहम है। और इसलिए इस बैठक के बाद जो विदेश सचिव की तरफ से बयान आया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों देशों के, उनके बीच जो बातचीत की प्रक्रिया है उसको रिज्यूम किया जाएगा। दोनों देशों के बीच जो विशेष प्रतिनिधि हैं जो कि जो सीमा विवाद को लेकर बातचीत करते रहे हैं, वो 2019 के बाद जो है उनकी मुलाकात नहीं हुई है। औपचारिक तौर पर इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है क्योंकि 2020 में जिस तरीके से गलवान झड़प हुआ और उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास का दौर शुरू हुआ। हालांकि पिछले 4 सालों से लगातार कोशिश चल रही थी कि इस मसले को सुलझाया जाए और 2 दिन पहले ही विदेश सचिव ने इस बात का ऐलान किया कि दोनों देश जो हैं वो गश्त को लेकर, जो पेट्रोलिंग है उसको लेकर सहमति उनके बीच हो गई है। बड़ा सवाल ये भी है कि जो डिसएंगेजमेंट है खासतौर पे 2 इलाकों में वो वहां तक कब तक पहुंचा जाएगा। तो आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन है उस दिशा में एक आउटलाइन देता है कि बातचीत के जरिए दोनों देश जो हैं वो इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच 1993 का बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट है, 1996 का अग्रीमेंट है जो कि गवर्न करता है LAC से जुड़े तमाम जो मसले हैं उसको लेकर। लेकिन 20 के बाद जो स्थिति पैदा हुई उसको लेकर दोनों देशों के बीच काफी तनाव था। जो आज की मीटिंग है उसमें ये तो तय हुआ ही है कि दोनों देशों के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ
म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन की जो बात है वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है, यानी कि एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो संप्रभुता है, उसका सम्मान जो है वो जरूरी है। और इसी बात को पर जोर देते प्रधानमंत्री मोदी जो है नजर आए। उम्मीद ये की जा रही है कि जो एक फाइनल जो कंक्लूजन होगा इस द्विपक्षीय बातचीत का, उसमें कुछ और ज्यादा जो सकारात्मक परिणाम है वो निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमा आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ खास मेहमान JK त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक भी हैं। त्रिपाठी जी, आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा, अमूमन कयास ही लगाए जाते हैं जब दो दिग्गज नेता आमने सामने होते हैं क्या बातचीत हुई होगी। और आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उनके सामने, चीन के राष्ट्रपति के सामने ही सामने आया, सुनाई दिया। और सीमा पर जो 2020 के बाद जिस तरह से तनाव बना और जो परिस्थिति है वो उसको जोड़ा है, प्रधानमंत्री ने उसको सामने रखा है। किस तरह से देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये मुलाकात और जो इसमें से निकल कर आया? देखिए निधि, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि परस्पर भरोसे और सम्मान की बात होनी चाहिए। ये बात जो कि परस्पर भरोसा अभी चीन और भारत के बीच में नहीं है, क्योंकि जब जब हमने भरोसा किया है चीन ने धोखा दिया है, चाहे 62 में हो, चाहे उसके बाद नाथुला, मेजरला, जीपलाक में इंकर्शन की कोशिश हो सलासी तलामी की, और चाहे गलवान घाटी की बात। गलवान से पहले जीपिंग यहाँ आए थे और काफ़ी मुस्कुराते हुए अच्छी फोटो आपसे आई, लेकिन क्या हुआ कि गलवान हो गया। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि परस्पर भरोसे का जो टूटी हुई कड़ी है उसको कायम होना चाहिए। परस्पर सम्मान की बात होनी चाहिए, मतलब कि आप एक दूसरे की राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करें, संप्रभुता का सम्मान करें। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े स्पष्ट शब्दों ने कहा और ये भी बता दिया, जैसे आप दिखा रहे हैं कि शांति और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो शांति तभी होगी जबकि बॉर्डर से डिसएंगेजमेंट हो जाएगा और अंततः डिफ्यूजन हो जाएगा, तभी शांति होगी। तो ये सब चीज बता करके एक बहुत ही स्पष्ट संदेश शी जिनपिंग को दे दिया है प्रधानमंत्री ने कि क्या क्या चाहिए जिसके तहत हम एक दूसरे के साथ संबंधों में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीजें हैं, और देखिए पिछले कुछ महीनों से ये खबर है कि चीन अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था भारत को, कुछ अपनी डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से और कुछ इस वजह से कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय जो जियो स्ट्रेटेजिक स्थिति आ रही है, जिसमें भारत का कद दोनों पक्षों के, कहीं भी अगर युद्ध हो रहा है तो दोनों पक्षों के लिए एक बराबर स्थिति में है, एक न्यूट्रल स्थिति में है। तो उसका फायदा लेने के लिए चीन ने ये कोशिश की और इसी कोशिश का परिणाम यह है कि देखिए ये दोनों देशों के बीच में जो अभी जब उसको पूर्वी लद्दाख में लेकर के समझौते हुए हैं वो, और आपने इसमें देखा होगा, इसमें एक चीज बड़ी बारीकी से नोट की होगी कि जब ये डेलीगेशन लेवल की टॉक होने जा रही, पहले से शी जिनपिंग वहां है और मोदी जी एंटर कर रहे हैं, शी जिनपिंग उनको ले करके जाते हैं, स्वागत करते हैं। ये मतलब कि होस्ट और गेस्ट की बात। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि चीन ने ये मीटिंग मांगी, जो बहुत बड़ी बात है। चीन ने ये मीटिंग मांगी। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो और भारत ने अपना पक्ष साफ रख दिया, स्पष्ट कर दिया चीन के सामने। अब देखना ये होगा कि चीन का रुख बाद में क्या होता है। बहरहाल आप जुड़े हमारे साथ, फिलहाल धन्यवाद। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।